नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। इसमें दोस्तों हम जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूपी पुलिस, आरपीएफ या दोस्तों अन्य कोई एग्ज़ाम एसएससी का हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आज की टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से, और लास्ट तक आप ज़रूर देखें और सारी चीज़ें जो आपको ना समझ में आए उसे आप नोट ज़रूर करें ताकि आप रिवीजन करके उसको अच्छे से याद कर सकें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 1, 9, 8 या 11? तो याद रखेंगे जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर बात करें दोस्तों 9 किस में होती है, तो आपको याद होना चाहिए बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। और पूछा भी जाता है कि अमेरिका का यहाँ पर राष्ट्रीय खेल भी है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखेंगे। 11 किन किन में होता है दोस्तों, याद रखेंगे। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। और क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। तो इन सभी में 11 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं दोस्तों? कबड्डी, इन सभी को आप नोट करके याद कर लेंगे। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। बात करें पोलो की, पूछा गया एग्ज़ाम में है, पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? तो पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। ये एक टीम की है, ये एक टीम के यहाँ पर प्लेयरों की संख्या है, पोलो में 4। अब यदि बात करें दोस्तों यहाँ पर वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में भी 6 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में कितने? 6 प्लेयर होते हैं, 6। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे नंबर पर सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो दूसरे नंबर पर सबसे कम, तो पहले नंबर पर सबसे कम में कौन है? तो पहले नंबर पर आता है बिहार। सेकेंड नंबर पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाएगा राजस्थान। यानी सबसे कम साक्षरता बिहार की है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है, उसके बाद राजस्थान की है। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी। अब यदि बात करें कि सबसे अधिक साक्षरता का मतलब दोस्तों उस राज्य के लोग अधिक पढ़े लिखे हैं, और कम का मतलब कम पढ़े लिखे हैं। ये इसका मतलब है। जैसे केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, यानी केरल के लोग अधिक पढ़े लिखे हैं, तो केरल आ जाएगा साक्षरता अधिक में। पहले नंबर पर केरल आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है लक्षद्वीप। और तीसरे नंबर पर आ जाता है कौन सा? मिज़ोरम राज्य, मिज़ोरम। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है? पहले नंबर पर तो केरल है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? तो आपको लक्षद्वीप नहीं बताना है, राज्य पूछा है तो मिज़ोरम बताना है। और जब यूटी पूछे, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि लक्षद्वीप क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे अधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है ये पूछे तो आपको लक्षद्वीप लगाना है सबसे अधिक में। और दूसरा राज्य सबसे अधिक साक्षरता वो आपका मिज़ोरम है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है ये बताना है। अनुच्छेद 45, 44, 40, 51। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51, ये क्या है? ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक क्या है? तत्व है। यानी नीति निर्देशक तत्व वह है जिसको सरकार या तो हमें वह दे या ना दे, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, अगर सरकार को होगी तो वो हमें देगी, और वो चाहे तो हमें ना भी दे, हम या कुछ नहीं यहाँ पर एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन
ये देखिए, अब यहाँ पर हम बात करें अनिवार्य शिक्षा, तो ये अनुच्छेद 45 में है। तो अनुच्छेद 45 में और क्या है, तो अनुच्छेद 45 में दो चीज़ें हैं कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य, 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य भी देखेगी सरकार, और उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। ये था नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में। लेकिन ध्यान दीजिए, इसको 86वां संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और इसको अनुच्छेद 21 क में इसको मौलिक अधिकार कर दिया गया। अनुच्छेद 21 क में इसको क्या कर दिया, मौलिक अधिकार। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व से मौलिक अधिकार में आ गया। मौलिक अधिकार में ये है कि सरकार को इसे हमें देना ही पड़ेगा, यानी ये जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के लिए, ये सरकार को देना ही पड़ेगा। अगर वह नहीं देती तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया है, मौलिक अधिकार हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व में इसकी चर्चा अनुच्छेद 45 में है, और मौलिक अधिकार में इसकी चर्चा अनुच्छेद 21 क में है, शिक्षा का अधिकार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। सी, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। कब की थी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि मीर कासिम का नाम भारत के निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है। तो मीर कासिम का नाम किस युद्ध से संबंधित है, तो यह बक्सर युद्ध से संबंधित है। इसका मीर कासिम का नाम, देखिए बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। कब हुआ था बक्सर का युद्ध, तो ये हुआ था दोस्तों 1764 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी, यानी अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ से मीर कासिम प्लस शुजा-उद-दौला। मीर कासिम था, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। मतलब एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय थे। इनके बीच बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर स्थान पर 1764 में। ये दोस्तों यहाँ पर संबंधित। अब देखिए, अगर पूछा जाता है कि इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद किसकी संधि करनी पड़ी थी, तो इलाहाबाद। याद रखेंगे, इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में क्या नाम है उसका, प्रयागराज। तो इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। याद रखेंगे, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो संगम और कुंभ मेला, तो संगम कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका प्रयागराज में है। प्रयागराज कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बात करें कुंभ मेला, तो कुंभ मेला भारत में 4 जगह पर लगती है। कहाँ कहाँ पर लगती है, तो पहला हो गया प्रयागराज में, दूसरा हो गया उज्जैन में, तीसरा हो गया हरिद्वार, और चौथा हो गया नासिक में। तो कहाँ कहाँ, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में यहाँ पर कुंभ मेला 4 जगह पर लगती है। और संगम और कुंभ मेला, ये संगम किस राज्य में है, तो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब लागू हुआ। तो अनुच्छेद 51A जो है वह कब लागू हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद 51A में है क्या। तो इसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। किसकी, मौलिक
कर्तव्य। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं बताएंगे, तो कुल टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। कहाँ से? रूस से। तो मौलिक कर्तव्य हैं और टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और किस में है? अनुच्छेद 51A में। भाग किस में है? भाग की बात करें संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। भाग 4 में इनका उल्लेख है मौलिक कर्तव्यों का। अब यदि बात करें किस संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे, तो याद रखेंगे जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और लास्ट में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। उसे किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51A है। तो कब लागू किया गया था? तो 3 जनवरी 1977 को मौलिक कर्तव्य को लागू कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी किस राज्य में है? राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, तो इसका मुख्यालय दोस्तों प्रयागराज में है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का प्रयागराज किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। 1930 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1930 में इसकी स्थापना होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पूछे तो प्रयागराज में, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पूछे तो उसका मुख्यालय दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? बताएंगे भोग शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ राजस्व कार्य था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? राजस्व कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? तो भारतीय जो हरित क्रांति की सफलता ने वह 2 चरणों में इसकी सफलता का अनुभव किया। यानी 2 चरणों में इसको क्या हुआ? ये सफल हुआ 2 चरणों में। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि बात करें हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। यदि बात करें विश्व स्तर पर यहाँ पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। तो ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के वित्त आयोग का जब गठन हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी उसके पहले अध्यक्ष थे। ये राइट आंसर हो जाएगा, के.सी. नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो अटल सुरंग जो है यह किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को अटल सुरंग द्वारा यहाँ पर जोड़ा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, तो अभी हमने बात किया था वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। पोलो के लिए हमने बात किया था 4 खिलाड़ी होते हैं। और 5 किसके लिए हमने बात किया था? तो कबड्डी में कितने होते हैं? 5 नहीं 7, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ये था दोस्तों कौन सा महानगर? मुंबई। बी के राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई की जनसंख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एकमात्र मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला, तो वह मुगल बादशाह कौन था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर को वसूल किया था? बताएंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं जजिया कर को शुरू किसने किया था। तो जजिया कर को आप यहाँ पर सारी चीज़ें ध्यान से देखेंगे। जजिया कर को शुरू किसने किया था, तो यह शुरू किया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को शुरू किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को क्या किया था, शुरू किया था। अब देखिए, इसने सभी पर जजिया कर नहीं लगाया था। इसने बूढ़ों, बच्चों, महिलाओं, विकलांग, इन सबको क्या रखा था, इससे फ्री रखा था जजिया कर से। और यह जजिया कर गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। अब देखिए, अब पूछा जाता है क्वेश्चंस कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था। तो याद रखेंगे फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक आता है, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज़ शाह तुगलक, ब्राह्मणों पर भी इसने क्या किया था, जजिया कर को लगा दिया था। तो पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कर शुरू किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, फिरोज़ शाह तुगलक ने। अब इसके बाद दोस्तों अकबर आता है। अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 के लगभग अकबर ने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया कि जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया, जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया। और यही मुग़ल शासक था औरंगजेब, जिसने अंग्रेज़ों से भी जजिया कर को वसूला था। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, औरंगजेब। अब औरंगजेब के बाद दोस्तों आता है मुग़ल बादशाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। उसने क्या किया, उसने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो ये जजिया कर का इतिहास था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए पूछा जाता है कुतुब मीनार का शुरुआत, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए इसने सिर्फ शुरुआत की थी। पूछा जाए शुरुआत किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या की, शुरुआत की। लेकिन यदि पूछा जाए पूर्ण किसने कराया, पूर्ण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण कराया कुतुब मीनार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, बताएंगे सिख धर्म के प्रथम गुरु। तो गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक देव ने। अब यदि पूछा जाए कि टोटल कितने गुरु हुए सिख धर्म के, तो टोटल 10 गुरु हुए। कितने हुए, टोटल 10 गुरु हुए, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो इसने अपने भाई के यहाँ पर, भाई की याद में, क्या कह सकते हैं, भाई के लिए लिखा था। किसने, गुलबदम बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शाहनामा किसकी है, फिरदौसी की, इसको भी याद रखेंगे। हुमायूं नामा हुमायूं के लिए। अगला प्रश्न है कि नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किसने किया था। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अकबर के कहने पर फैज़ी ने क्या किया था, नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे उन्हें भी हम साथ में यहाँ पर देखते आए हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्लास कैसी लगी, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।